जय भारत एंड हेलो डियर अद्वैतियंस। सो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। सो फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे हैं फिजिक्स पोर्शन का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। नाउ फ्रेंड्स, इस चैप्टर के 10 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, जिसमें हमने इनिशियल कुछ लेक्चर्स में डिस्कस किया था रिफ्लेक्शन के बारे में, और हमने अब जर्नी स्टार्ट किया है टुवर्ड्स द रिफ्रैक्शन। ओके, सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑप्टिकली रेयर एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम के बारे में थोड़ा डिटेल में। ओके, देन वी विल डिस्कस अबाउट प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, then we will discuss about refraction of light through glass slab, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स लेटरल शिफ्ट क्या होता है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो नाउ फ्रेंड्स, चलिए अब हम बात करते हैं ऑप्टिकली रेयर एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, ऑप्टिकली रेयर एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ये सारी बातें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर ली थी। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। हमने डिस्कस किया था फ्रेंड्स लास्ट लेक्चर में दैट व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम एन optically rarer medium to an optically denser medium it bends towards the normal। ये हमने लास्ट में डिस्कस किया था। इसको फिर से यहाँ समझते हैं। मान लीजिए फ्रेंड्स, हमारे पास यहाँ पे एक ग्लास स्लैब है, तो ऊपर एक मीडियम है जिसको हम बोलते हैं मीडियम 1, यहाँ ग्लास स्लैब है, ये है हमारा मीडियम 2, ये है यहाँ पे एयर। ओके, और यहाँ पे है ग्लास। सो जब मीडियम 1 एयर में से मीडियम 2 ग्लास में हमारा लाइट रे जो इंसिडेंट हो रहा है, ओके, जिस पॉइंट के ऊपर लाइट रे इंसिडेंट होगा उसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। वहां से हम ड्रॉ कर रहे हैं फ्रेंड्स एक नॉर्मल। ओके, तो ये लाइट रे जो है वहां से रिफ्लेक्ट होगा। सो एज यू कैन सी लाइट रे जो है यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, लेकिन जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो फ्रेंड्स, लाइट रे जो है वो जब एयर में से ग्लास में जा रहा है तो उस टाइम पे वो टूवर्ड्स नॉर्मल मूव कर रहा है। ओके, तो जो हमारा एयर है वो ऑप्टिकली, यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रेंड्स, वो ऑप्टिकली रेयर मीडियम है। सॉरी, एयर जो है वो ऑप्टिकली रेयर मीडियम है और ग्लास स्लैब जो है वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। ओके, तो जब लाइट रे एयर में से ग्लास स्लैब में ट्रैवल कर रहा है तो वो टूवर्ड्स नॉर्मल आ रहा है। ओके, अब मान लीजिए फ्रेंड्स कि जो हमारा एयर है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको हम बोलते हैं N1। The absolute refractive index of air is, for example, N1, and similarly, absolute refractive index of glass is, for example, N2. Okay, तो एयर के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो N1 है, ग्लास के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है। ओके, अब हमें यहाँ पे ये तो पता है कि जब लाइट रे ऑप्टिकली रेयर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जाएगा तो वो टूवर्ड्स नॉर्मल जो है मूव करेगा। लेकिन ऐसा क्यों करेगा, हमें यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है ना कि ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, तो फ्रेंड्स, इसको समझने के लिए जो हमने लास्ट लेक्चर में स्नेल्स लॉ जो है उसका जो फॉर्मूला में डिराइव किया था उसका यूज करके हम यहाँ पे ये साबित कर सकते हैं कि जो हमारा लाइट रे है जब भी ऑप्टिकली रेयर से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जाएगा तो वो टूवर्ड्स नॉर्मल ही बेंड होगा। कैसे, तो चलिए वो समझते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारे पास स्नेल्स फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है हमारे पास, N1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू N2 साइन थीटा 2। अब यहाँ पे थीटा 1 क्या होगा, तो फ्रेंड्स ये जो एंगल बनेगा उसको हम बोलेंगे थीटा 1 एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड ये जो एंगल बनेगा उसको हम बोलेंगे थीटा 2 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, तो यहाँ से एक बात हम समझ सकते हैं फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ से एक फॉर्मूला निकालूं तो ये बनेगा दैट N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू साइन थीटा 2 अपॉन साइन थीटा 1, ऐसा लिख सकते हैं। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे देखिए हमें बताया गया है कि जो N1 है वो ऑप्टिकली रेयर मीडियम है और N2 जो है वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। तो बहुत क्लियर बात है फ्रेंड्स, हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि जो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा वो ऑप्टिकली रेयर मीडियम होगा, या फिर हम इसका ऑपोजिट भी बोल सकते हैं कि जब कोई मीडियम ऑप्टिकली रेयर है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, और अगर कोई मीडियम ऑप्टिकली डेंसर है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। तो यहां से हमें एक बात समझ में आ रही है, मैं यहां से एक बात क्लियर कर रहा हूं दैट N1 इज लेस देन N2 होगा। अगर ऑप्टिकली रेयर मीडियम है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, अगर ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। ओके, यहां से मुझे समझ में आ रहा है दैट N1 इज लेस देन N2। अच्छा, क्या मैं इसी चीज को ऐसे भी लिख सकता हूं, N1 अपॉन N2 रेशियो के फॉर्म में अगर लिखूं, सो N1 अपॉन N2 लेस देन 1, ऐसा हो सकता है, बोलो ऐसा हो सकता है। ओके, अच्छा, यहाँ पे पास मेरे पास यहाँ पे एक फॉर्मूला है दैट N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू साइन थीटा 2 अपॉन साइन थीटा 1। तो क्या मैं इस फॉर्मूला में N1 अपॉन N2 जो रेशियो है उसका मतलब साइन थीटा 2 अपॉन साइन थीटा 1 है, तो क्या मैं इसको यहाँ रख सकता हूँ।
रख सकते हैं। ओके, हमारे पास दो फॉर्मूला हो गए। सपोज इक्वेशन नंबर 1 है, ये जो है हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। ओके, तो अगर हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, सो n1 अपॉन n2 जो है यहाँ पे उसकी जगह पे हम लिख रहे हैं साइन थीटा 2 अपॉन साइन थीटा 1 और लेस देन क्या होगा, 1 होगा। मतलब ये जो वैल्यू है मैंने पुट कर दी यहाँ पे इस प्लेस के ऊपर। क्लियर? तो क्या मिला, साइन थीटा 2 अपॉन साइन थीटा 1 इज लेस देन 1। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट साइन थीटा 2 इज लेस देन साइन थीटा 1। क्लियर? अब फ्रेंड्स यहाँ पे जो साइन लिखा हुआ है, अगर उसको हमें निकालना है, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और अगर हमें इसको निकालना है तो हमें कुछ रिवर्स फंक्शन जो है, इनवर्स फंक्शन जो बोलते हैं मैथ्स में, उसको हम यहाँ पे यूज करना पड़ता है। लेकिन वो जो पूरा टॉपिक है वो आपको मैथ्स में पढ़ना है क्लास 12 में। ओके, तो ये साइन कैसे निकाला जा सकता है वो भी हमें डिस्कस नहीं करना है। हमें सिर्फ यहाँ पे ऐसा समझना है कि ऑपोजिट साइड पे अगर साइन है तो हम उसको निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं वो अभी हमें डिस्कस नहीं करना है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि साइन साइन ऑपोजिट साइड पे है तो उसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, लेकिन उसको हम कैंसिल आउट कैसे करेंगे, फिर से बता रहा हूं, इसको हम कैंसिल आउट कैसे करेंगे उसके बारे में आपको पढ़ना है सीधा 12th में जाके मैथ्स में। ओके, तो हम यहाँ पे इतना समझेंगे कि ऑपोजिट साइड पे जो साइन है वो निकल जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, थीटा 2 इज लेस देन थीटा 1। अच्छा, थीटा 2 क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, थीटा 1 क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो क्लियरली फ्रेंड्स ये फॉर्मूला से हमें पता चल रहा है कि अगर लाइट रे ऑप्टिकली रेयर से ऑप्टिकल डेंसर मीडियम में जाएगा तो जो थीटा 2 का वैल्यू होगा वो क्या होगा, लेस देन थीटा 1 होगा। और अगर ये एंगल कम होगा तो ऑब्वियसली बात है कि जो हमारा लाइट रे है वो जो हमारा नॉर्मल है उसके टुवर्ड्स ही बेंड करेगा। क्लियर? तो इससे फ्रेंड्स हमें पता चलता है कि जब लाइट रे ऑप्टिकली रेयर से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जाएगा तो लाइट रे जो है वो टुवर्ड्स नॉर्मल जो बेंड होगा। सो नाउ फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि जब लाइट रे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयर मीडियम में जाएगा तो वहां क्या होगा। ओके, सो व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू एन ऑप्टिकली रेयर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो फ्रेंड्स हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जब लाइट रे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में से ऑप्टिकली रेयर मीडियम में जाएगा तो वो जो हमारा नॉर्मल है वहां से अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव करेगा। ओके, तो मान लीजिए फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पे ग्लास स्लैब है, ये हो गया हमारा ग्लास स्लैब, ठीक है, इसको हम बोलते हैं मीडियम 1 और ये है हमारा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो लाइट रे जो है फ्रेंड्स वो ग्लास स्लैब में से ट्रैवल करता हुआ एयर में जा रहा है, तो ऊपर जो है वो एयर है, इसको हम बोलते हैं मीडियम 2 और ये है हमारा ऑप्टिकली रेयर मीडियम। लाइट रे जिस मीडियम में से ट्रैवल करते हुए जा रहा है उसको हम कंसीडर करेंगे मीडियम 1 और जिस मीडियम में हमारा लाइट रे बैंड कर रहा है या फिर जिस मीडियम में हमारा लाइट रे रिफ्रैक्ट हो रहा है उस मीडियम को हम बोलेंगे मीडियम 2। ओके, जिस पॉइंट के ऊपर हमारा लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है उसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, वहां से हम ड्रॉ कर रहे हैं एक नॉर्मल। तो वो लाइट रे जब ग्लास में से बाहर निकलेगा तो क्या होगा, वो बैंड करेगा और रिफ्रैक्ट करेगा। अब ये जो एंगल है फ्रेंड्स इसको हम क्या बोलेंगे, थीटा 1। क्यों थीटा 1? क्योंकि इसको हमने लिया है मीडियम 1 और ये होगा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये जो एंगल होगा उसको हम बोलेंगे थीटा 2, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट फ्रेंड्स जो n1 होगा उसको हम ले रहे हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। मीडियम 1 क्या है, ग्लास स्लैब है, तो n1 क्या हो गया, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, एंड n2 इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। मीडियम 2 कौन सा है, हमारे पास एयर है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मान लीजिए n2। क्लियर हो गई इतनी बात? ओके, तो यहाँ पे ये तो हमें पता चल गया फ्रेंड्स कि जब लाइट रे ऑप्टिकली डेंसर से ऑप्टिकली रेयर मीडियम में जाएगा तो वो जो हमारा नॉर्मल है उससे अवे मूव करेगा। लेकिन ऐसा क्यों करेगा, हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन हो सकता है, तो उसका आंसर हम कहाँ से फाइंड करेंगे? उसके आंसर के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे स्नेल्स फॉर्मूला का। वो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है दैट n1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू n2 sin थीटा 2। नाउ फ्रेंड्स इस फॉर्मूला को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं दैट n1 अपॉन n2 इज इक्वल टू sin थीटा 2 अपॉन sin थीटा 1। ओके, इसको ले रहे हैं हम इक्वेशन नंबर 1। अब हमें पता है फ्रेंड्स कि अगर ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होता है, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, और जब ऑप्टिकली रेयर मीडियम होता है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। तो यहां से हम यह बात बोल सकते हैं फ्रेंड्स दैट n1 द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब इज हायर देन n2 द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। ओके, तो यहां से मैं ये निकाल सकता हूं दैट n1 अपॉन n2 इज ग्रेटर देन 1। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2।
क्लियर। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो फ्रेंड्स, हमारे पास दोनों इक्वेशन के अंदर n1 अपॉन n2 लिख के हमें मिल गया है। ओके, तो क्या हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं? ओके, तो जब हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये जो वैल्यू है साइन थीटा 2 अपॉन साइन थीटा 1, इसको मैं यहाँ पे रख सकता हूँ। ओके, तो क्या लिखेंगे? साइन थीटा 2 अपॉन साइन थीटा 1 ग्रेटर देन 1। तो इससे हमें क्या पता चलेगा? दैट साइन थीटा 2 इज ग्रेटर देन साइन थीटा 1, लिख सकते हैं ऐसा। अब जैसा मैंने अभी आपको पहले डिस्कस किया फ्रेंड्स कि जो साइन जो है उसको अगर हमें निकालना है तो उसके लिए हमें इनवर्स फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, लेकिन वो कैसे करते हैं वो सारी बात आपको पढ़ना है 12th में जाके। तो अभी हम यहाँ पे सिर्फ इतना समझेंगे कि ये जो साइन होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। कैसे होगा वो भी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। तो फाइनली हमें आंसर क्या मिलेगा? हमें आंसर मिलेगा दैट थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1। ओके, नाउ फ्रेंड्स ये थीटा 2 क्या है? थीटा 2 इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, थीटा 1 क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो क्लियर बात है फ्रेंड्स कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो ज्यादा होगा, और इसी वजह से हमारा लाइट रे जो है जब ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयर मीडियम में जाएगा तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव करेगा। क्लियर। सो नाउ फ्रेंड्स चलिए ऑप्टिकली रेयर एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से जुड़ी हुई कुछ और बातें यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, if the refractive indices of two media are equal, then there will be no bending of light rays when they pass from one medium to another। सीधी बात है फ्रेंड्स, यहाँ पे एक मीडियम है, ओके, उसके नीचे वो सेम ही मीडियम है। तो अगर दो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, तो अगर दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हुए तो हमारा लाइट रे जो हो यहाँ से क्या होगा? स्ट्रेट ही निकल जाएगा, कहीं बेंडिंग वहां पे देखने को हमें नहीं मिलेगा। क्लियर। तो जब दो मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस अगर सेम है तो उस केस में क्या होगा? लाइट रे बेंड नहीं होगा, क्योंकि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो एंगल जो होगा वो भी क्या होगा? सेम ही होगा। क्लियर। नेक्स्ट, ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है फ्रेंड्स? हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। सो इट इज अ डिग्री टू विच इट रिटार्ड्स और स्लो डाउन द रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट का ऑप्टिकल डेंसिटी हाई है तो उसका मतलब क्या होगा कि वो मीडियम में जब लाइट रे एंटर करेगा तो उसका स्पीड जो है स्लो डाउन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, ऑप्टिकली रेयर मीडियम, ये एक इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड्स, दैट ऑप्टिकली रेयर मीडियम हैव लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम हैव हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये तो हमने अभी डिस्कस किया। ओके, नेक्स्ट, द मीडियम that has larger mass density is not necessarily optically denser। हमने फ्रेंड्स ये बात पहले भी डिस्कस किया था कि ऑप्टिकली डेंसर मीडियम का मास डेंसिटी के साथ कोई रिलेशन नहीं है। ओके, और हमने लास्ट टाइम एग्जांपल लिया था केरोसिन का, तो यहाँ पे देखते हैं दैट केरोसिन इज लाइटर देन वाटर। ये तो हमें पता है। ओके, मतलब जो केरोसिन है उसका जो मास डेंसिटी होगा फ्रेंड्स, केरोसिन का जो मास डेंसिटी होगा वो क्या होगा? कम होगा कंपेयर टू वाटर। ओके, और उसी वजह से द केरोसिन फ्लोट्स ऑन वाटर बट इट हैज हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब कि जो हमारा केरोसिन है उसकी बात करें अगर हम ऑप्टिकल डेंसिटी की तो वो क्या होगा? हाई एज कंपेयर टू वाटर। ओके, दैट इज इट इज ऑप्टिकली डेंसर देन वाटर। ओके, सो ऑप्टिकली डेंसिटी का मतलब मास डेंसिटी हमें नहीं समझना है। क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रेंड्स प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। मतलब लाइट जो है वो रिवर्स जाएगा। कैसे जाएगा? तो बहुत सिंपल चीज है। इफ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2 अलोंग अ सर्टेन पाथ, इट रिट्रेस द पाथ व्हेन इट ट्रैवल फ्रॉम मीडियम 2 टू मीडियम 1। कैसे? देखिए एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक ग्लास स्लैब है और वहां पे एक लाइट इंसिडेंट हो रहा है। ओके, वहां से ड्रॉ कर लिया एक नॉर्मल, तो लाइट क्या होगा? रिफ्रैक्ट करेगा। रिफ्रैक्ट करेगा मतलब ये ऊपर जो है ऑप्टिकली रेयर मीडियम है, नीचे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, तो लाइट जो है वो टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड करेगा। ओके, अब यहाँ पे मान लीजिए ये जो एंगल है इसको हम बोलते हैं एंगल थीटा 1, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये जो एंगल है उसको हम बोलते हैं थीटा 2, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो जिस एंगल के ऊपर हमारा लाइट रे रिफ्रैक्ट कर रहा है, अगर उसी एंगल के ऊपर हमारा लाइट रे इंसिडेंट करे, मतलब मान लीजिए कि यही ग्लास हमारे पास यहाँ पे है, लेकिन अब हमारा लाइट रे जो है वो जिस एंगल के ऊपर रिफ्रैक्ट हुआ था उसी एंगल के ऊपर अगर वो इंसिडेंट हो, फॉर एग्जांपल
ठीक है, जिस एंगल के ऊपर ये हमारा लाइट रे इंसिडेंट रिफ्लेक्ट हुआ था उसी एंगल के ऊपर अगर हमारा लाइट रे इंसिडेंट हो, मतलब कि ये लाइट रे जो है वो इंसिडेंट हो रहा है ग्लास स्लैब में से एयर में। ओके, तो यहाँ से हमने ड्रॉ कर दिया नॉर्मल, और हमारा लाइट रे जो है यहाँ से हो रहा है रिफ्रेक्ट। तो ये जो एंगल बनेगा इसको अगर हम बोलते हैं θ1, तो इस केस में ये जो केस 2 है और ये केस 1 है। ओके, चलिए इस एंगल को हम बोल देते हैं θ3। ओके, तो ये जो θ2 होगा फ्रेंड्स, अगर θ2 इज इक्वल टू θ3 है, अगर कंडीशन ये है दैट जिस एंगल के ऊपर हमारा लाइट रे रिफ्रेक्ट हो रहा है उसी एंगल के ऊपर अगर हमारा लाइट रे इंसिडेंट होगा, तो जिस एंगल के ऊपर हमारा लाइट रे पहले केस में इंसिडेंट हुआ था उसी एंगल के ऊपर हमारा लाइट रे यहाँ पर रिफ्रेक्ट करेगा। मतलब ये जो एंगल होगा वो अगर मान लीजिए θ4 है, तो अगर ये दो एंगल सेम है, यहाँ पे θ2 और θ3 अगर सेम है, तो θ4 इक्वल टू θ1 होगा। इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। मतलब जिस पाथ से हमारा लाइट रे इंसिडेंट हुआ था अगर उसी पाथ पे हमारा लाइट रे फिर से रिफ्लेक्ट करेगा, जिस पाथ से के ऊपर हमारा लाइट रे रिफ्लेक्ट हुआ था अगर उसी पाथ के ऊपर हमारा लाइट रे इंसिडेंट करेगा, तो जिस पाथ के ऊपर पहले केस में इंसिडेंट हुआ था ना उसी पाथ के ऊपर हमारा लाइट रे जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा। क्लियर? इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रे। फिर से रीड कर लीजिए, इफ अ रे ऑफ लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2 अलोंग अ सर्टेन पाथ, इट रिट्रेस द पाथ व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम मीडियम 2 टू मीडियम 1। अगर ये मीडियम 1 हो गया, ये हमारा मीडियम 1 हो गया, ये मीडियम 2 है। ओके, सिमिलरली ये हमारा मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। ओके, क्लियर हो गई इतनी बात? ओके, सो नाउ फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ओके, तो मान लीजिए फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पे ग्लास स्लैब है। ग्लास स्लैब है तो इसको हम लिखते हैं यहाँ पे कि ये हमारे पास एक ग्लास स्लैब है। ओके, इस ग्लास स्लैब के ऊपर एक लाइट रे जो इंसिडेंट हो रहा है, जो रे इंसिडेंट हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। क्लियर? ये तो हमें पता है। अच्छा, नेक्स्ट, जिस पॉइंट के ऊपर हमारा लाइट रे इंसिडेंट होगा उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। वहां से हम ड्रॉ कर रहे हैं एक नॉर्मल। तो अब ऊपर जो है फ्रेंड्स वो एयर मीडियम है, समझ लीजिएगा, ऊपर जो है वो एयर मीडियम है, इसको हम बोलते हैं मीडियम 1, ग्लास को हम बोलते हैं मीडियम 2। ओके, सो हमारा लाइट रे यहाँ क्या करेगा? रिफ्रेक्ट करेगा, तो ये हो गया हमारा रिफ्रेक्टेड लाइट रे। ओके, यहाँ पे जो एंगल बनेगा उसको हम बोलते हैं फ्रेंड्स, मान लीजिए θ1, और ये जो एंगल बन रहा है उसको हम बोलते हैं θ2। सो θ1 क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। θ2 क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, और जो एयर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम ले रहे हैं n1, और जो ग्लास है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम बोल रहे हैं n2। क्लियर इतनी बात? ओके, नाउ फ्रेंड्स यहाँ पे तो रिफ्रैक्शन का फिनोमिना हो गया। अब जब ये लाइट रे अगेन जब ग्लास स्लैब में से बाहर निकलेगा तो वहां पे भी रिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे मीडियम तो जो चेंज हो रहा है, तो जिस पॉइंट के ऊपर हमारा लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है वहां से हम क्या ड्रॉ करेंगे? एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ओके, ये जो नॉर्मल है वहां से क्या होगा? हमारा लाइट रे जो है बेंड करेगा। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है? लाइट रे ऑप्टिकली रेयर से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में आ रहा है, तो वो बेंड कर रहा है टुवर्ड्स द नॉर्मल। यहाँ क्या होगा? ग्लास स्लैब जो है वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, नीचे क्या है? नीचे फिर एयर ही है, तो अगेन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी एयर है। ओके, तो इसको मैं ये मीडियम 1 मीडियम 2 इसको मैं मीडियम 3 ना लिखते हुए यहाँ पे लिख रहा हूं मैं मीडियम 1। क्यों? क्योंकि ये भी एयर है, ये भी एयर है। अगर ये मीडियम 1 है तो इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? n1 ही होगा, क्योंकि ऊपर भी एयर है नीचे भी एयर है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? n1 सेम ही होगा जैसे एयर का होगा। ओके, तो अगेन अब हमारा लाइट रे ऑप्टिकली डेंसर से ऑप्टिकली रेयर मीडियम में जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? लाइट रे मूव करेगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये हो गया हमारा फ्रेंड्स इमर्जेंट रे। ठीक है, इसको हम बोलेंगे इमर्जेंट रे। चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ, ये भी हो गया हमारा मीडियम 1, ये भी क्या है? एयर ही है, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो क्या होगा? वो भी होगा n1। क्लियर? सो ये जो एंगल होगा फ्रेंड्स उसको हम बोलते हैं मान लीजिए θ3, और ये जो एंगल है उसको हम बोलते हैं θ4। क्लियर हो गई इतनी बात? ओके, अच्छा, नाउ फ्रेंड्स ये जो पूरा ग्लास स्लैब है इसको मैं लिख रहा हूं, ग्लास स्लैब को मैं लिख रहा हूं ग्लास स्लैब A, B, C एंड D। उसके जो 4 कॉर्नर्स हैं उसको मैं नाम दे रहा हूं ABCD। ओके, तो अब यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स? हम यहाँ पे काम करते हैं, हम जो हमारा इमर्जेंट रे है और जो हमारा इंसिडेंट रे है, ठीक है, हम यहाँ पे ध्यान से अगर ऑब्जर्व करेंगे तो हम देखेंगे फ्रेंड्स कि जो हमारा इंसिडेंट रे है ना
उसको अगर हम एक्सटेंड करेंगे, अगर हम इंसिडेंट रे को एक्सटेंड करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा इमर्जेंट रे एंड ये जो इंसिडेंट रे है दोनों एक ही डायरेक्शन में है। मतलब इंसिडेंट रे और हमारा इमर्जेंट रे दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। ओके, अब ये जो रेज है वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, वो अगर मुझे मैथमेटिकली प्रूव करना है तो हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए फ्रेंड्स अगेन हम यहां पे यूज करेंगे स्नेल्स लॉ का। कैसे? तो चलिए वो देखते हैं। सॉरी, चलिए यहां से हम समझने की कोशिश करते हैं। सो फ्रेंड्स, हम पहले जो सरफेस ए बी है उसके ऊपर अप्लाई करते हैं स्नेल्स लॉ। तो लिखते हैं यहां पे अप्लाइंग Snell's law to the surface AB। जो ऊपर वाला सरफेस फ्रेंड्स AB है उसके ऊपर हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं। तो स्नेल्स लॉ का फॉर्मूला क्या है फ्रेंड्स? हमारे पास फॉर्मूला जो है वो कुछ इस तरीके से है, दैट N1 sin θ1 इज इक्वल टू N2 sin θ2। ये है हमारा फॉर्मूला। ओके, अब इस फॉर्मूला को हमें यहां पे यूज करना है। तो कैसे यूज करेंगे? जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स। तो ये जो हमारा सरफेस ए बी है उसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे। तो उसके ऊपर वाला मीडियम कौन सा है? N1 है, तो उसके लिए लिखेंगे N1 sin θ1 इज इक्वल टू N2 sin θ2, क्योंकि सारे नोटेशन यहाँ पे सेम ही है। मीडियम 1 उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1, मीडियम 2 उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2, एंगल ऑफ इंसिडेंस θ1, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन θ2। ओके, सो अब फ्रेंड्स यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात को समझिएगा। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर होता है, एयर जो होता है फ्रेंड्स, उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो ऑलवेज 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि 1 कैसे आया? तो याद कीजिए फ्रेंड्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? जब हमने बात किया था एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम N1 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या बनाया था हमने? C अपॉन V1। C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, अपॉन V1 क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो हम यहाँ पे जो मीडियम है वो एयर कंसीडर कर रहे हैं। ओके, तो फ्रेंड्स एयर जो होता है उसमें स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो बहुत जो मतलब जो वैक्यूम में लाइट का स्पीड होता है ना उससे थोड़ा ही कम होता है। इसलिए हम क्या कंसीडर करते हैं कि जो एयर में लाइट का जो स्पीड है उसको भी हम C जितना ही कंसीडर करते हैं। वैक्यूम में जो लाइट का स्पीड होता है वो होता है 3 × 10⁸। ओके, तो जो हमारा यहाँ पे अगर V1 लिखते हैं दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, तो वो भी 2.9 समथिंग × 10⁸ ही होगा। मतलब क्योंकि ये वैल्यू बहुत एक दूसरे के नियर बाय है तो हम क्या करेंगे? C अपॉन V1 अगर हम आंसर करेंगे तो क्या आंसर आएगा? N1 इज इक्वल टू 1 आएगा, अप्रॉक्स 1 आएगा। ओके, इसलिए हम क्या करते हैं, जो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको हम कंसीडर करते हैं अप्रोक्सीमेटली 1, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट जो वैक्यूम में होता है वो स्पीड ऑफ लाइट हम कंसीडर करते हैं एयर में। क्लियर? तो यहां से हमें एक बात समझ में आ रही है कि जो लाइट का स्पीड होगा एयर में वो कितना होगा? जितना वैक्यूम में होता है। और इसीलिए हमें यहाँ पे जो N1 है फ्रेंड्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, उसका वैल्यू कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। ओके, तो उस वैल्यू को फ्रेंड्स मैं यहाँ पुट कर रहा हूं, तो क्या होगा? N1 इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा। तो क्या आंसर आएगा? sin θ1 इज इक्वल टू N2 sin θ2। ओके, इसको हम बोल देते हैं फ्रेंड्स हमारा इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1। अब चलिए इससे आगे कुछ बात करते हैं। हमने यहाँ पे जो सरफेस ए बी है उसके ऊपर स्नेल्स लॉ अप्लाई किया। अब क्या करेंगे? अप्लाइंग स्नेल्स लॉ टू द सरफेस CD या फिर DC, हम कुछ भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि दो मीडियम को सेपरेट करने वाले जो सरफेस है वहां पे हम स्नेल्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऊपर ग्लास मीडियम है, नीचे एयर मीडियम है, तो वहां पे भी हम क्या कर सकते हैं? स्नेल्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो स्नेल्स लॉ का फॉर्मूला हमारे पास क्या है फ्रेंड्स? अगेन हम लिखते हैं यहाँ पे फॉर्मूला। तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है, दैट N1 sin θ1 इज इक्वल टू N2 sin θ2। लेकिन अगर अभी हम बात करें सरफेस CD की,
तो यहाँ पे ऊपर वाला जो मीडियम है कौन सा है, मीडियम N2 है, और नीचे वाला मीडियम कौन सा है, N1 है। ओके, तो इसको हम लिखेंगे N2। अब ये जो हमारा लाइट रे है फ्रेंड्स, ये जो हमारा लाइट रे है वो क्या है, सरफेस CD के लिए ये लाइट रे इंसिडेंट लाइट रे हो जाएगा। सरफेस AB के लिए ये जो लाइट रे है वो, अगर हम इसको देते हैं लाइट रे नंबर 1 नाम, ये नंबर 2, ये जो है वो नंबर 3, तो नंबर 1 जो है वो सरफेस AB के लिए इंसिडेंट रे, और लाइट रे 2 जो है वो सरफेस AB के लिए रिफ्रेक्टेड रे। लेकिन जो लाइट रे 2 है वो सरफेस CD के लिए क्या होगा, इंसिडेंट रे, और लाइट रे 3 है वो क्या होगा, सरफेस CD के लिए रिफ्रेक्टेड रे। ओके, तो N1 क्या होता है, जिस मीडियम में से हमारा लाइट रे आ रहा है, हमारा लाइट रे कहां से आ रहा है, ग्लास में से आ रहा है, और ग्लास का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या है, हमने लिया है N2, तो यहाँ पे N1 की जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा N2। साइन थीटा 1 क्या होगा, थीटा मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब इस रे के लिए, सरफेस CD के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, थीटा 3 होगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा साइन थीटा 3। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि थीटा 1 क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और सरफेस CD के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, थीटा 3 होगा। ओके, इज इक्वल टू N2 क्या होगा, जिस मीडियम में हमारा लाइट रे रिफ्रेक्ट कर रहा है उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, तो हमारा लाइट रे किस मीडियम में रिफ्रेक्ट हो रहा है, एयर मीडियम में रिफ्रेक्ट हो रहा है, तो उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या है, N1 है, तो यहाँ पे N2 जगह में क्या लिखूंगा, N1 लिखूंगा। देन साइन थीटा 2, थीटा 2 क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सो सरफेस CD के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, थीटा 4 होगा, क्या लिखूंगा मैं, थीटा 4। क्लियर फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैंने ये फॉर्मूला कैसे बनाया है। अच्छा, अब आगे बात करते हैं। तो अगर फ्रेंड्स यहाँ से आप अगर ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो अगर यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, N1 मिल रहा है, तो क्या करेंगे, हमें तो पता है कि N1 का वैल्यू कितना है, 1 है, तो यहाँ पुट करेंगे N2 साइन थीटा 3 इज इक्वल टू साइन थीटा 4। क्लियर हो गई इतनी बात। ओके, नाउ फ्रेंड्स अगर आप ध्यान से यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो थीटा 2 एंड थीटा 4 क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स है। थीटा 2 एंड थीटा 4 उसको हम ऑल्टरनेट एंगल्स बोल सकते हैं। ओके, और जो ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं फ्रेंड्स वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे दैट थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा 3। क्यों, बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स। और फ्रेंड्स आपने मैथ्स में पढ़ लिया होगा कि जो ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। ओके, सो यहाँ पे थीटा 3 की जगह पे क्या मैं थीटा 2 लिख सकता हूं। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। हमने क्या डिस्कस किया कि जो थीटा 2 एंड थीटा 3 है वो क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, और जो ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं फ्रेंड्स वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो यहाँ पे जहां मैंने लिखा है थीटा 3 वहां पे मैं लिख सकता हूँ थीटा 2। ओके, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, N2 साइन थीटा 2 इज इक्वल टू साइन थीटा 4। फ्रेंड्स ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। अब अगर आप फ्रेंड्स इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 दोनों को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों जगह पे हमें क्या मिल रहा है, N2 साइन थीटा 2, यहाँ पे भी है N2 साइन थीटा 2। ओके, तो अगर हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, दैट हम यहाँ पे लिखेंगे दैट फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट साइन थीटा 1 इज इक्वल टू साइन थीटा 4। क्लियर। नाउ फ्रेंड्स अभी हमने डिस्कस किया कि साइन जो है इसको हम ऑपोजिट साइड से कट कर सकते हैं। कैसे कट करेंगे वो आपको पढ़ना है आगे चल के मैथ्स में। ओके, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आएगा, हमारा फाइनल आंसर होगा थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 4। तो मतलब ये जो फ्रेंड्स हमारा इंसिडेंट रे है वो जिस पाथ के ऊपर जा रहा है वो पाथ, और जो हमारा इमर्जेंट रे है वो दोनों का पाथ क्या होगा, सेम होगा। मतलब दोनों लाइट रे, इमर्जेंट रे एंड जो हमारा इंसिडेंट रे है वो दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा जो इमर्जेंट रे है वो इंसिडेंट रे से कुछ इतने डिस्टेंस के ऊपर दूर है। मतलब अगर इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूं पॉइंट P और अगर इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूं पॉइंट Q, तो हम ये बोल सकते हैं फ्रेंड्स कि हमारा जो लाइट रे, जो इंसिडेंट लाइट रे है, जब किसी एक मीडियम में जाएगा और उसी मीडियम में से अगर बाहर निकलेगा और जिस मीडियम में से आया था उसी मीडियम में अगर वापस जा रहा है तो वो कुछ PQ डिस्टेंस के ऊपर जो है वो सिर्फ डिस्प्लेस हो जाएगा। ओके, हमारा लाइट रे जो उसका डायरेक्शन सेम रहता है लेकिन वो कुछ डिस्टेंस के ऊपर क्या हो रहा है,
डिस्प्लेस हो रहा है। ओके, सो फ्रेंड्स इसको हम बोलते हैं लेटरल शिफ्टिंग। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं लेटरल शिफ्ट के बारे में कि लेटरल शिफ्टिंग क्या होता है। सो लेटरल शिफ्ट क्या होता है, चलिए उसको समझने की कोशिश करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, व्हेन रे ऑफ लाइट इज रिफ्रेक्टेड फ्रॉम टू रिफ्रेक्टिंग सर्फेसेस, देखिए इसको हमने बोला था सरफेस ए बी सी एंड डी। तो जब लाइट रे दो डिफरेंट रिफ्रेक्टिंग सरफेस से रिफ्रेक्ट होता है, इमर्जेंट रे इज लीनियरली डिस्प्लेस फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो जो हमारा डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है फ्रेंड्स, उससे लीनियरली वो डिस्प्लेस हो रहा है। मतलब जो इंसिडेंट रे है वो और हमारा इमर्जेंट रे दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, लेकिन सिर्फ कुछ डिस्टेंस के ऊपर वो क्या हो गया है, डिस्प्लेस हो गए हैं। ओके, दिस काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ लाइट इज कॉल्ड लेटरल शिफ्टिंग। ओके, तो इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे कुछ डिस्टेंस के ऊपर क्या हो गए, शिफ्ट हो गए, इसको हम बोलते हैं लेटरल शिफ्टिंग। क्लियर, आगे बात करते हैं। द अमाउंट ऑफ लेटरल शिफ्ट डिपेंड्स अपॉन, कितना लेटरल शिफ्टिंग होगा, मतलब ये डिस्टेंस था ना, इस पॉइंट को हमने बोला था पॉइंट P, इस पॉइंट को हमने बोला था पॉइंट Q। तो जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब जो इंसिडेंट रे है वो जब एक मीडियम में एंटर करेगा, वहां से रिफ्लेक्ट करेगा और उस मीडियम में से फर्स्ट मीडियम में अगर वापस जाएगा तो वो कितना डिस्प्लेस होगा, वो किस बातों के ऊपर डिपेंड करेगा। तो फ्रेंड्स वो थ्री चीज के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस, मतलब ये डिस्टेंस कितना है। अगर ये जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग ये जो डिस्टेंस है उसमें चेंज होगा। अगर ये डिस्टेंस कम हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग ये जो डिस्टेंस उसमें भी कम हमें देखने को मिलेगा। ओके, मतलब हमें यहाँ पे चेंज देखने को मिलेगा। तो एक तो टू पैरेलल जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है फ्रेंड्स, उसके बीच में डिस्टेंस कितना है, उसके ऊपर लेटरल शिफ्टिंग डिपेंड करेगा, फर्स्ट। सेकंड, एंगल ऑफ इंसिडेंस। बहुत सीधी बात है फ्रेंड्स, जितना हमारा θ1 होगा उतना ही हमारा यहाँ पे θ4 होगा। तो क्लियर बात है कि जितना θ1 का वैल्यू चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग θ4 जो है वो भी चेंज होगा, और जितना θ4 चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग ये जो डिस्टेंस है वो चेंज होगा। ठीक है, सो लेटरल शिफ्ट कितना होगा वो डिपेंड करेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर भी। और लास्टली वो डिपेंड करेगा फ्रेंड्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, मतलब जिस मीडियम में हमारा लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि जो लेटरल शिफ्टिंग है वो कितना होगा। क्लियर? सो फ्रेंड्स, आई होप आपको लेक्चर में समझ में आया होगा। और अगर फ्रेंड्स आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज हमारा यूट्यूब चैनल अद्वैत अचीवर्स को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, हम प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है, तो आप हमारा एप्लीकेशन अद्वैत अचीवर्स डाउनलोड भी कर सकते हैं। और अदर इन्फॉर्मेशन के लिए फ्रेंड्स आप हमारी वेबसाइट advaitachievers.com के ऊपर विजिट भी कर सकते हैं। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। जय भारत एंड विद्यार्थी देवो भव।